जादुई सुनहरा गांव। ये कहानी है बिलासपुर गांव की, जहां के निवासी आज भी घनघोर गरीबी में अपना जीवन गुजर बसर करने के लिए मजबूर थे। एक दिन गांव के सरपंच सभी निवासी को एक पेड़ के नीचे बुलाते हैं और कहते हैं, बिलासपुर गांव बहुत प्रयास करके थक चुकी है। बावजूद इसके सरकार का ध्यान हमारे गांव के गरीबी पर नहीं पहुंच रहा। तो क्या सरपंच जी, हमारे गांव की गरीबी कभी खत्म नहीं होगी? बाकी गांव को छोड़कर केवल बिलासपुर गांव ही गरीब रह गया। सभी के सवालों को सुनकर स्वार्थी सरपंच बिना किसी को जवाब दिए सभा को खत्म करके चले जाते हैं। सरपंच के जाने के बाद कावेरी कहती है, शांत हो जा बिरजू, तो इस गरीबी की आदत क्यों नहीं डाल लेता है? अरे ऐसे कैसे कावेरी चाची, सरपंच का तो जीवन शानो शौकत में बीत रहा है, इसलिए हमेशा की तरह इस बार भी बस भाषण देकर चले गए। 2 दिन बाद दिवाली है, पर इन रईस लोगों के लिए तो हर दिन दिवाली और दशहरा है। हम गरीबों के जीवन में साल भर में एक बार दिवाली का त्योहार आता है। अब इस बढ़ती बेरोजगारी के चलते हम इस कदर गरीबी के दलदल में ढल गए हैं कि हमारी जेब में इतना पैसा नहीं होता कि हम दिवाली के अवसर पर अपने बच्चों को एक आध पटाखे दिला सके, ना ही पूरी पकवान खिला पाते हैं। यही तो हम गरीबों का दुखद जीवन है। सारी उम्र हड्डियां गलाने के बाद भी गरीब ही रह जाते हैं। कभी मौसम की मार झेलनी पड़ती है, तो कभी बेरोजगारी की। कभी खाना मिलता है तो कभी पानी से ही पेट भरना पड़ता है। बिरजू को समझाकर सभी लोग अपने धंधे पर निकल जाते हैं, मगर बिरजू माँ लक्ष्मी के मंदिर आकर अपना दुखड़ा उन्हें सुनाता है। अरे तुम तो धन वैभव की लक्ष्मी हो माँ, फिर भी तुम्हारे रहते हमारे गांव की हालत बद से बदतर होती क्यों जा रही है? कुछ करो माँ। बिरजू को इस तरह रोते बिलखते देखकर मंदिर के पुजारी उससे पूछते हैं, बिरजू क्या बात है बेटा, तू बड़ा परेशान दिख रहा है। गांव में सब ठीक तो है? फिर बिरजू पुजारी जी को सारी बात बताता है। ये सुनकर पुजारी जी कहते हैं, बिरजू बेटा, तुम्हारे इस समस्या का एक समाधान तो है, मगर वो बहुत जोखिम से जुड़ा हुआ है। पुजारी जी, जोखिम तो जीवन का दूजा नाम है, आप बस समाधान बताइए। तो सुनो, बिलासपुर गांव के जंगलों को पार करने के बाद एक जादुई सुनहरा गांव है। क्या जादुई सुनहरा गांव? हाँ बिरजू, तुमने सही सुना, मगर उस जादुई सुनहरे गांव तक का रास्ता बेहद जोखिम भरा है। वो एक नदी को पार करने के साथ शुरू होती है, मगर कोई भी स्वार्थी इंसान उस जादुई सुनहरे गांव के जमीन पर कदम नहीं रख पाता। क्या तुम वहां जा पाओगे? मैं अपने गांव की गरीबी दूर करने के लिए उस जादुई सुनहरे गांव जरूर जाऊंगा। फिर अगली सुबह बिरजू खाने पीने का सामान अपनी पोटली में बांधकर जादुई सुनहरा गांव जाने के लिए निकल जाता है। कुछ देर चलते चलते वो उस नदी के पास आता है। पुजारी जी ने कहा था इस नदी को पार करने के साथ ही सुनहरा गांव शुरू होता है। मगर उस नदी के भीतर सैकड़ों मगरमच्छ उसे अपना भोजन बनाने के लिए तैयार बैठे थे। परंतु बिरजू के मन में तो जादुई सुनहरा गांव जाने की होड़ बैठी थी, ताकि वो अपने गांव की गरीबी मिटा सके। इसलिए वो बिना सोचे समझे नदी में उतर जाता है, और वो जैसे ही नदी में उतरता है, मगरमच्छ अपने आप गायब हो जाते हैं और पानी सूखकर सोने के रास्ते में बदलकर बिरजू को दिशा निर्देश देने लगता है। अरे ये क्या, अभी तो यहाँ नदी थी और उसमें बहुत सारे मगरमच्छ थे। ये सब गायब कैसे हो गए और ये सोने की सड़क में कैसे बदल गई? आगे चलकर देखता हूँ। कुछ समय और चलने के बाद बिरजू सुनहरे गांव में पहुँच जाता है, जहाँ सब कुछ सोने का बना हुआ था। पुजारी जी ने 100% सच कहा था। ये गांव तो पूरी तरह से सोने का है। पेड़ पौधे, पोखर, घर, सड़क, सब कुछ सोने का है। जहाँ देखो सोना ही सोना। फिर अचानक बिरजू का गला सूखने लगता है। फिर वो एक सोने के बने घर के पास जाकर कहता है, अरे कोई है? सुनिए, कोई मेरी मदद कीजिए। तभी अचानक उस सोने के घर के भीतर से एक औरत सर से पांव तक सोने के गहनों से लदी हुई बाहर आती है और कहती है, जादुई सुनहरा गांव में तुम्हारा स्वागत है। कहो, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ?
प्रणाम काकी, बहुत दूर से आया हूँ। प्यास के कारण गला सूखा जा रहा है। थोड़ा पानी मिल जाता तो बड़ा उपकार होता। फिर वो औरत घर के भीतर जाकर सोने के ग्लास में तरल सोना लेकर बाहर आती है। ये लो, मेरे पास यही है। अरे ये क्या काकी, ये तो तरल सोना है। सोने के तरल से मेरी प्यास नहीं बुझ सकती। बेटा, ये सुनहरा गांव है। यहाँ तुम्हें जल की एक बूंद नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ सब कुछ सोने का है। ये सुनकर बिरजू आगे बढ़ता है। आगे चलकर उसकी नजर एक सूखे सोने के नदी पर पड़ती है। बिरजू अपना झोला टटोलता है और उसमें से पानी की बोतल निकालता है, जिसमें आधा बोतल पानी होता है। माना ये गांव जादुई सुनहरा गांव है, मगर बिना जल के जीवन संभव नहीं है। क्यों ना मैं इस पानी को इस सोने की बने नदी में डाल दूं? क्या पता ये सोने की नदी पानी से भर जाए। ये सोचकर बिरजू जैसे ही पानी को सोने की नदी में डालता है, वो नदी पानी से भर जाता है। फिर वो वहाँ पानी पीता है और उस सुनहरे गांव में और आगे बढ़ जाता है, जहाँ किशोर नाम का एक आदमी भूख से बेहाल खाने की मांग कर रहा था। मदद करो, मेरी मदद करो, मैं बहुत भूखा हूँ। मुझे कुछ खाने को दे दो, मेरे प्राण निकलने वाले हैं। क्या बात है भाई, इतने सुंदर सुनहरे गांव में रहते हुए भी तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों हैं? मैं भूखा हूँ भाई, भूख के मारे मेरा बुरा हाल हो गया है। जहाँ भी जाता हूँ चारों तरफ सोना ही सोना है, और मैं चाहकर भी इस सुनहरे गांव से नहीं निकल सकता। मगर क्यों? क्योंकि जब मैंने सुना कि ये एक जादुई सुनहरा गांव है, तब मैंने स्वार्थ में आकर जादुई सुनहरे गांव में अपना बसेरा जमा लिया, जिसके बाद मेरे लिए बाहरी दुनिया का द्वार बंद हो गए और अब मैं यहीं फंस गया हूँ। उसके दयनीय दशा देखकर बिरजू अपने झोले में पड़ी रोटी और प्याज बाहर निकालता है और कहता है, हे सुनहरा गांव, इस खाने से इस गांव में सोने की खाने की चीजों को खत्म कर दो। बिरजू के इतना कहते ही वो प्याज रोटी ढेरों पकवान में बदल जाते हैं। तभी किशोर और वो काकी एक दूसरे में समाकर माँ लक्ष्मी का रूप धर लेती हैं। ये देखकर बिरजू अपने घुटनों पर बैठकर माँ लक्ष्मी को प्रणाम करता है। प्रणाम माँ लक्ष्मी, तो क्या आप मेरी परीक्षा ले रही थी? हाँ बिरजू, मैं तुम्हें परख रही थी। ये जादुई सुनहरा गांव धरती पर मेरा ही सूक्ष्म स्थापन है, और इस जादुई सुनहरा गांव में आने वाले तुम पहले नेक दिल इंसान हो, जो इस सुनहरे गांव को देखकर लालच में नहीं आया और इस गांव का बदलाव किया। ये तुम्हारे लोभ रहित स्वभाव को बिल्कुल नहीं दर्शाता, जिसे देखकर मैं बहुत प्रसन्न हुई। ये कहते ही माँ लक्ष्मी के हाथ से खूब सारे सोने के सिक्के बरसने लगते हैं, जिसके बाद माँ लक्ष्मी कहती है, बिरजू, तुम्हें जो भी सिक्के इस जादुई सुनहरे गांव में मिले हैं, इसका तुम जितना सदुपयोग करोगे, ये उतने ही बढ़ते जाएंगे। सूर्यास्त होने के साथ इस जादुई सुनहरे गांव का द्वार बंद हो जाएगा। तुम शीघ्र ही चले जाओ। मैं इस सोने के सिक्कों के लिए शुक्रिया अदा करता हूँ। माँ, मैं चलता हूँ। बिरजू जादुई सुनहरा गांव में मिले उस सोने के सिक्कों को लेकर उस गांव से बाहर आ जाता है और अगली सुबह अपने गांव पहुंचता है। उसे देखकर कावेरी चाची कहती है, अरे बिरजू, कहाँ चला गया था तू? और इस सोने के सिक्कों से भरी इतनी सारी पोटली कहाँ से मिली तुझे? कावेरी चाची, मैं जादुई सुनहरे गांव गया था। वो गांव बेहद अद्भुत था। वहाँ के पेड़ पौधे, पोखर, घर द्वार सब कुछ सोने का था। दरअसल वो जादुई सोने का गांव माँ लक्ष्मी की देन है, और ये सोने के सिक्के भी उन्होंने ही दिए हैं। अब हमारा बिलासपुर गांव में धूमधाम से दिवाली का त्योहार मनेगा। जिसके बाद बिरजू गांव के गरीब लोगों को दिवाली के दिन सुनहरे गांव से मिले सोने के सिक्कों को सभी गरीबों में बांटता है, और फिर शाम को पूरा गांव मिलकर धूमधाम से दिवाली का त्योहार मनाते हैं। आखिरकार बिरजू का संघर्ष पूरा हो जाता है और जादुई सुनहरा गांव से मिले सिक्कों से न सिर्फ बेहतर दिवाली मनाते हैं, बल्कि गांव की गरीबी भी सदा के लिए खत्म हो जाती है। रानी परी की जादुई 2 फ्रॉक। भीमापुर नाम के एक गांव में पाखी नाम की एक 6 साल की छोटी बच्ची
अपनी विधवा माँ के साथ छोटी सी झोपड़ी में रहती थी। पाखी के जन्म लेने से 2 महीने पहले ही उसके पिता की कार एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई थी। इन दिनों पाखी की माँ संगीता बहुत बीमार रहा करती थी। इस वजह से वो काम पर भी नहीं जा पाती थी। घर में पैसा आने का कोई साधन नहीं था, इसलिए वे लोग बहुत गरीबी का सामना कर रहे थे। एक बार की बात है, संगीता की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो रही थी। ये सब देखकर पाखी बहुत घबरा जाती है। माँ, क्या हो रहा है आपको? कुछ तो बोलो ना माँ, प्लीज माँ बोलो ना। बेटी, मुझे सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही है। माँ रुको, मैं आपके लिए अभी दवाइयाँ लेकर आती हूँ, देखना आप बिल्कुल ठीक हो जाओगी। पाखी नन्हे नन्हे पैरों से भागते हुए बाहर जाती है और गांव के डॉक्टर को घर बुलाकर लाती है। डॉक्टर संगीता का इलाज करते हैं और कहते हैं, देखो पाखी बिटिया, तुम्हारी माँ की तबीयत बहुत खराब है। अगर 2 दिन के अंदर अंदर तुमने इन्हें दवाई नहीं दी तो ये हमेशा हमेशा के लिए तुम्हें छोड़कर चली जाएंगी। ये लो पर्चा, मैंने इस पर दवाइयाँ लिख दी है। लेकिन डॉक्टर साहब, मेरे पास तो दवाइयों के पैसे ही नहीं है। मैं माँ के लिए दवाइयाँ कहाँ से लाऊं? देखो पाखी बिटिया, मुझे तुम्हारे और तुम्हारी माँ की गरीबी की हालत अच्छे से पता है, इसलिए मैं यहाँ आकर तुम्हारी माँ का चेकअप करने की फीस नहीं लूंगा। लेकिन दवाइयों का तो तुम्हें खुद ही देखना पड़ेगा बेटी। मुझे यकीन है तुम जरूर दवाइयों का इंतजाम कर लोगी। इतना कहकर डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं। तब संगीता कहती है, ये दवाइयाँ तो बहुत महंगी होगी बेटी, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। आप चिंता मत करो माँ, मैं कुछ भी करके आपके लिए दवाइयाँ लाकर ही रहूंगी। इतना कहकर पाखी घर से बाहर निकल जाती है और भागते हुए घर के पास वाले मेडिकल की दुकान पर जाती है और वहाँ जाकर दुकानदार से कहती है, काका ये दवाइयाँ दे दीजिए, माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। डॉक्टर ने ये दवाइयाँ माँ को खिलाने के लिए कही है, भगवान के लिए दे दीजिए। लाओ पर्चा दिखाओ। पाखी दुकानदार को पर्चा दे देती है। पर्चा देखकर दुकानदार कहता है, ये दवाइयाँ तो बहुत महंगी है। ये सारी दवाइयाँ टोटल 1000 रुपए की पड़ेगी। पैसे हैं तेरे पास? नहीं काका, मेरे पास पैसे तो नहीं है, लेकिन मुझे इन दवाइयों की बहुत जरूरत है। पैसे नहीं है तो मैं तुझे दवाइयाँ बिल्कुल नहीं दे सकता, समझी तू? आज तू उधार मांगेगी, कल कोई और उधार मांगेगा। अगर ऐसे ही मैं उधार दवाइयाँ देता रहा तो मेरा धंधा तो चौपट ही हो जाएगा। चल जा यहाँ से। पाखी पर्चा लेकर बहुत ही टेंशन में सड़क पर आ जाती है और सोचने लगती है कि आखिर क्या किया जाए। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मैं पैसे कहां से लाऊं? मुझे तो कोई काम भी नहीं देगा। 1000 रुपए मैं कहां से लेकर आऊं? मैं अपनी माँ को बचाने के लिए कुछ भी करूंगी, चाहे मुझे लोगों से भीख ही क्यों न मांगना पड़े। पाखी निश्चय कर लेती है कि अब वो भीख मांगेगी। वो एक औरत के पास जाती है और कहती है, माई कुछ पैसे दे दो माई, मेरी माँ बहुत बीमार है, दवाइयों में 1000 रुपए का खर्चा आ रहा है और मेरे पास 1 भी रुपए नहीं है। प्लीज माई थोड़े से पैसे दे दो। अरे जा जा, तुझे क्या लगता है मैं बेवकूफ हूँ? तू मुझे पागल बनाएगी और मैं बन जाऊंगी? अच्छे से जानती हूँ तुम जैसे लोगों को। झूठ बोलकर अमीर लोगों से पैसे मांगती हो और उसी से अपना गुजारा चलाते हो। सच सच बता, तेरे माँ बाप ने तुझे भेजा है ना? पता नहीं कैसा कलयुग आ गया है, लोग अपने बच्चे से भीख मंगवा कर खाते हैं, शर्म भी नहीं आती। आपको पैसे नहीं देने तो मना कर दो माई, लेकिन ऐसे मत बोलो। मेरी माँ सच में बहुत बीमार है, मेरे पापा इस दुनिया में नहीं है, मुझे जरूरत है, मैं इसलिए भीख मांग रही हूँ, वरना मैं ऐसा कभी नहीं करती। देखो तो जरा, पूरा सिखा पढ़ा कर भेजे इसके घर वालों ने। मैं नहीं दे रही तुझे कोई पैसे वैसे, चली जा यहाँ से। पाखी काफी सारे लोगों से भीख मांगती है। कुछ लोग उसे थोड़े बहुत पैसे दे देते हैं तो कुछ लोग उसे धुतकार कर भगा देते हैं। कुछ लोग तो बेचारी नन्ही सी पाखी पर हाथ भी उठा देते हैं, लेकिन फिर भी पाखी हार नहीं मानती। इसी तरह शाम हो जाती है। शाम को बहुत सारे छुट्टे पैसे लेकर पाखी मेडिकल की दुकान पर जाती है और दुकानदार को पैसे देते हुए कहती है, काका ये पैसे रख लो और मुझे दवाई दे दो। दुकानदार पैसे गिनने लगता है और पैसे गिनकर कहता है, ये तो सिर्फ 300 रुपए हैं, बाकी के 700 रुपए लेकर आ, तब मिलेगी दवाइयाँ। दुकानदार पाखी के बड़ी मेहनत से लोगों से मांगे हुए 300 रुपए भी रख लेता है
पाखी परेशान होकर घर की तरफ आने लगती है। तभी उसे एक सुनसान रास्ते में बहुत खूबसूरत सी लड़की दिखाई देती है। उसे देखकर पाखी अपने मन में सोचती है, कपड़ों से तो ये लड़की बहुत अच्छे घराने की लग रही है। इनसे मदद मांगकर देखती हूँ, क्या पता ये मेरी मदद कर दे। इतना कहकर पाखी उस लड़की के पास जाती है और कहती है, दीदी मेरी कुछ पैसों से मदद कर दीजिए, प्लीज दीदी, मुझे इस वक्त पैसों की बहुत जरूरत है। देखो मैं तुम्हें पैसे तो नहीं दे सकती, लेकिन तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, मैं तुम्हें बहुत स्वादिष्ट स्वादिष्ट खाना खिलाऊंगी। नहीं दीदी, मुझे पैसे ही चाहिए, मैं 2-3 दिन भूखी रह सकती हूँ, लेकिन पैसों से अभी मैंने अपनी माँ की दवाई नहीं खरीदी तो वो मर जाएंगी। उनके अलावा मेरा इस दुनिया में और कोई नहीं है। पाखी की बात सुन उस लड़की की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कहती है, अगर ऐसी बात है तो तुम्हें मुझे पहले ही बताना चाहिए था ना। चलो मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर चलती हूँ, मैं चुटकियों में तुम्हारी माँ को ठीक कर सकती हूँ। इसके बाद वो लड़की पाखी के साथ उसके घर जाती है। उस लड़की को देख पाखी की माँ पाखी से पूछती है, तुम्हारे साथ ये लड़की कौन है बेटी? माँ, ये दीदी मुझे घर लौटते वक्त रास्ते में मिली थी। इनका कहना है कि ये आपको चुटकियों में ठीक कर सकती है। तभी वो लड़की बोलती है, पाखी बिल्कुल सही कह रही है, मैं आपको चुटकियों में ठीक कर सकती हूँ। ऐसा कहकर वो लड़की अपना हाथ संगीता के सर पर रखती है। उसके ऐसा करते ही संगीता अपने आप को बिल्कुल स्वस्थ महसूस करने लगती है। अरे वाह, तुमने तो बिल्कुल सही कहा, तुम्हारे छूते ही मैं अपने आप को बिल्कुल स्वस्थ महसूस कर रही हूँ। लेकिन तुम कौन हो और तुम्हारे अंदर इतनी अद्भुत शक्तियाँ कहाँ से आई? तभी वो लड़की एक परी में बदल जाती है। उसके 2 बड़े बड़े पंख आ जाते हैं और वो कहती है, मैं रानी परी हूँ, मैं किसी काम से पृथ्वीलोक पर इंसानी रूप लेकर आई थी। तभी पाखी मेरे पास पैसों की मदद मांगने के लिए आई, परंतु मेरे पास उस वक्त पैसे नहीं थे, इसलिए मैंने इस प्रकार आपकी मदद की। मैं आपका ये एहसान जिंदगी में कभी नहीं भूल पाऊंगी रानी परी जी। मेरे घर के हालात इतने खराब है और उस पर मैं भी बार बार बीमार पड़ जाती हूँ। मेरी नन्ही सी 6 साल की बच्ची को मेरे कारण कितना कष्ट उठाना पड़ता है। धन्य है भगवान का कि मुझे इतनी प्यारी बच्ची मिली है। ये तो आप बिल्कुल सत्य कह रही हैं। आपकी बेटी बहुत नेक दिल है, ये सच में बहुत प्यारी है, परंतु आप लोगों की गरीबी देखकर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, इसलिए मैं आप लोगों को कुछ देना चाहती हूँ। ऐसा कहकर रानी परी वहाँ पर बहुत खूबसूरत 2 फ्रॉक प्रकट करती है और कहती है, ये दोनों जादुई फ्रॉक हैं। एक फ्रॉक के जादू से आप कभी बीमार नहीं पड़ेंगी और दूसरी फ्रॉक से आप जो चाहे वो मांग सकती हो, चाहे फिर वो पैसा हो या आपके जरूरत की कोई भी चीज हो। परंतु इन दोनों फ्रॉक का जादू तब तक ही रहेगा जब तक आप दोनों के मन में लालच नहीं आएगा। जिस दिन आप दोनों के मन में लालच का थोड़ा भी प्रभाव पड़ा, उसी दिन इन दोनों जादुई फ्रॉक का जादू बिल्कुल खत्म हो जाएगा और ये दोनों फ्रॉक बिल्कुल साधारण हो जाएंगे। आप सच में बहुत अच्छी हो रानी परी, आप बिल्कुल चिंता मत करो, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि हम लालच ना करें। बहुत अच्छे पाखी, अब मैं चलती हूँ, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। इतना कहकर रानी परी वहाँ से अदृश्य हो जाती है। रानी परी के जाने के बाद दोनों माँ बेटी एक दूसरे को बहुत खुशी से देखती है। उसके बाद पाखी जादुई दूसरे वाले फ्रॉक से कहती है, हे जादुई फ्रॉक, हमारा घर एक बहुत आलीशान घर में बदल दो और उसमें हमारी जरूरतों की सारी चीजें रख दो। पाखी के कहे शब्द बिल्कुल सत्य हो जाते हैं। उनका घर बेहद खूबसूरत और आलीशान हो जाता है और दोनों माँ बेटी का हुलिया भी बदल जाता है। वाह माँ, हम दोनों कितने अच्छे लग रहे हैं। ये सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है पाखी। अब पाखी और संगीता के पास किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। जब भी संगीता की तबीयत खराब होती तो जादुई पहले वाले फ्रॉक की मदद से वो अपने आप को ठीक कर लिया करती थी और दूसरे फ्रॉक की मदद से उनकी जरूरतों का सारा काम हो जाया करता था। धीरे धीरे संगीता बिल्कुल आलसी होने लगती है, वो कोई भी काम नहीं करना चाहती थी। एक बार की बात है, पाखी अपनी माँ से कहती है, माँ
अब हम कब तक इस फ्रॉक की मदद से ही पैसा मांगते रहेंगे? मुझे लगता है अब हमें खुद मेहनत करके पैसा कमाना चाहिए। तुम ऐसा क्यों कह रही हो पाखी? रानी परी ने कहा था ना कि जिस दिन उन्हें लगेगा कि हमारे अंदर लालच या फिर आलस आ गया, उस दिन जादुई फ्रॉक का जादू खत्म हो जाएगा। लेकिन अभी तक तो जादुई फ्रॉक का जादू खत्म नहीं हुआ है। इसका मतलब अभी तक सब कुछ ठीक चल रहा है। माँ, तो क्या आप जादुई फ्रॉक का जादू खत्म होने का इंतजार कर रही हो? नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है। रानी परी ने सिर्फ हमें डराने के लिए ऐसा कहा था। फ्रॉक का जादू कभी खत्म नहीं होगा, तुम देख लेना। चलो जादुई फ्रॉक से खाना मांगकर स्वादिष्ट स्वादिष्ट खाना खाते हैं। ऐसा कहकर सविता और पाखी जादुई दूसरे वाले फ्रॉक से स्वादिष्ट स्वादिष्ट खाना मांगती है, परंतु खाना प्रकट ही नहीं होता। ये सब देख पाखी समझ जाती है कि जादुई फ्रॉक का जादू खत्म हो चुका है। देखा ना माँ आपने, जादुई फ्रॉक का जादू खत्म हो चुका है और ये सब हमारी वजह से हुआ है। अगर हम मेहनत करते और जादुई फ्रॉक के ऊपर निर्भर होकर नहीं बैठे होते तो आज ऐसा नहीं होता। तुम सही कह रही हो पाखी, तुम बेशक छोटी हो लेकिन तुम्हारे अंदर बहुत दिमाग है। लेकिन जो होता है अच्छे के लिए होता है। अब मुझे भी समझ आ गई है। अब हम दोनों मिलकर जो हमारे पास पैसे हैं उससे फ्रॉक की दुकान खोलेंगे और मेहनत करके अपना गुजारा चलाएंगे। हाँ माँ, बिल्कुल सही कहा आपने। अब वो दोनों वैसा ही करती है। जादुई फ्रॉक की मदद से उनके पास जो पैसे थे उससे वो एक छोटी सी दुकान खोलती है और मेहनत करके अपना गुजारा करने लगती है और अपना जीवन खुशी खुशी व्यतीत करने लगती है।